हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल कहानी। बड़ी सुंदर सी कहानी है जिसका नाम है बहिष्कार। मगर कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लीजिए शुरू करता हूँ कहानी बहिष्कार। विशंबर लाल जी की पत्नी सावित्री और 3 बेटियों शांति, उर्मिला और सबसे छोटी वैशाली सब एक साथ एक किराए के मकान में रहते हैं। विशंबर लाल जी पोस्टमैन की नौकरी से रिटायर होकर पिछले 2 सालों से अपनी मंझली बेटी उर्मिला के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहे हैं, पर अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। कई बार तो लड़के वाले उर्मिला को छोड़कर वैशाली को पसंद करके शादी की बात करते हैं, पर ऐसा करना अनुचित है कहकर विशंबर लाल जी मना कर देते हैं। इस बात से उर्मिला के साथ साथ सबको दुख होता है। बड़ी बेटी शांति की शादी भी लोकल से ही हुई थी। परवेश शांति के पति विशंबर लाल जी के आग्रह करने पर घर जवाई बनकर रह रहे हैं और घर को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। शाम को हर रोज़ अपने काम से जब घर आते हैं तो घर वालों के लिए कुछ ना कुछ सामान खाने के लिए ज़रूर लाते हैं। उनके 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है। परवेश वैशाली को अपनी बेटी जैसा ही प्यार करते हैं। उनका किराना का थोक का काम है। आज उर्मिला को देखने वाले आ रहे हैं तो विशंबर लाल जी ने परवेश को कुछ पहले आने के लिए फ़ोन किया था, पर अफसोस आज फिर वही हुआ। पापा, आप बेकार की जिद पर अड़े हो। मेरे चक्कर में वैशाली की उम्र भी निकली जाएगी, वो भी तो शादी के लायक हो रही है ना। नहीं बेटी, लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करने लगेंगे। समाज को तो तुम जानती हो ना। कैसी बात करेंगे, सबको पता है कि मेरा एक पैर खराब है। पर बेटा, ऐसे तो ठीक नहीं होगा ना। क्या ठीक नहीं होगा? मैं क्या कमज़ोर हूँ? पढ़ी लिखी हूँ, सब जानती हूँ, और जब टाइम आएगा तो कोई मुझे भी एक्सेप्ट कर लेगा। आप चिंता मत करो, मैं वैशाली से बात करती हूँ। आप जीजू और सबसे सलाह कर लीजिए। विशंबर जी की इस सलाह को साझा करने से परवेश ने ये एक अच्छा विचार है बताया था। दी, आपका ये फैसला ठीक नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मेरा मन नहीं है। वैशाली, तू नहीं जानती मुझे कितनी खुशी होगी। पापा मम्मी के मन की बात पढ़, वो कितने दुखी हैं। तेरी शादी हो जाएगी तो बस मेरी ही शादी का दुख रह जाएगा उनको। वो सब मैं संभाल लूँगी। तू तो बहुत समझदार है। हाँ कर दे बेटा। बेटा कहते ही वैशाली अपनी दी से लिपट कर रोने लगी। थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया था। वैशाली भी मान गई थी। घर में सभी खुश थे। जल्दी ही वैशाली की शादी हो गई थी। वो अपने ससुराल में आराम से रह रही थी। वैशाली के जाने के बाद से परवेश का मन उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत चुप चुप से रहने लगे हो। क्या बात है? शांति ने कहा था। शांति, वैशाली के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने हमेशा उसको अपनी बेटी माना है। परवेश की आंखें भर आई थी। जानती हूँ जी, एक वही तो थी जो घर में सबको हंसाती रहती थी। दोनों बच्चे तो उसको मासी मासी कहकर उसके पीछे भागते रहते थे, धूम मचाते थे। जब से गई है दोनों बच्चों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। सुनो जी, क्यों ना पापा से बात करके वैशाली को 1-2 दिन के लिए घर ले आए? शांति ने परवेश से पूछा था। अरे नहीं नहीं, उसकी शादी अभी हुए 2 महीने ही हुए हैं और वो 2 बार आ भी चुकी है। ऐसे अच्छा नहीं लगता। जीजू सही कह रहे हैं आप। दी, वैशाली को अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। क्यों जीजू? हाँ उर्मी, पर उससे मिलने का बहुत मन है। एक दिन उर्मिला भी तो हमें ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी ना। परवेश की बात सुनकर उर्मिला शर्माती हुई अंदर चली गई थी। विशंबर लाल जी बाहर से दिखने में एकदम शांत, पर भीतर से उर्मिला के लिए एक बाप का दिल बहुत बेचैन था। सावित्री जी तो सारा दिन भगवान से प्रार्थना करती रहती थी अपनी उर्मी के लिए। विशंबर लाल जी के अलावा परवेश भी इसी रंज में थे। एक दिन शाम को दोनों ससुर दामाद बैठे उर्मी की शादी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे तो परवेश ने एक सुझाव सुझाया। पापा, मैं कई दिनों से एक बात कहना चाह रहा था। अब तो कहो ना बेटा, तुम्हें रोका किसने है? पापा, एक बार और बात कर लेते उर्मिला से। वो जो मैंने आपको
मुन्नू के लिए बताया था ना, आपने चाचा जी के लड़के को तो देखा ही है ना। हाँ बेटा, भला लड़का है वो तो, काम भी ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर फिर वही बात होगी। उर्मिला का कहना है कि पापा मैं भी अपने पैरों से परेशान हूँ और लड़का भी मेरे जैसा हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा, कम से कम दोनों में से एक तो ठीक हो। परवेश बेटा, अब तो तुम ही कुछ करो। ठीक है, मैं उर्मिला से बात करके देखता हूँ। और परवेश उर्मिला से बात करने उसके पास गए। उन्होंने उर्मिला से बात की, मगर उर्मिला ने अपनी तरफ से कुछ ना कहकर और बहुत से बातों को सामने रखा। परवेश भी बात को समझते हुए बोले थे कि उर्मिला, तुम सच में बहुत आगे की सोचती हो। जीजू, ये सब मैंने आप लोगों से ही सीखा है। मुझे अपने साथ साथ पूरे परिवार के सम्मान के लिए सोचना है। प्लीज़ आप पापा को समझा देना, उर्मिला ने परवेश से गुजारिश की थी। परवेश ने जब उर्मिला की बात को सबसे साझा किया तो प्रस्ताव सुनकर सभी निशब्द थे। उर्मिला का ये भी कहना था कि एक बार उसका सिलेक्शन उस मशहूर फैशन डिज़ाइन की कंपनी में हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। कुछ ही महीनों में चीफ डिज़ाइनर की पोस्ट पर उर्मिला का सिलेक्शन हो गया। एक सम्मानित तनख्वाह के साथ साथ एक बड़ा सा फ्लैट और गाड़ी भी प्रोवाइड कराई कंपनी ने। अब सभी घर वाले उसी बड़े फ्लैट में रहने लगे थे। जीजू, आज संडे वाले दिन भी आपका ध्यान बिल्कुल शॉप पे पड़ा है। शाम का टाइम है, चाय तो आराम से पी लो, उर्मिला ने परवेश से मजाक करते हुए कहा था। मेरी शॉप ट्यूसडे में बंद होती है, वो तो मैं तुम्हारी वजह से ऑफ करके आया हूँ आज संडे में। और बस पापा के कहने पर मैं रुक गया। अच्छा ठीक है, ये पकौड़े और लो ना। कहते हुए उर्मिला ने सबको वैशाली की याद दिला दी थी। वो भी तूफान मेल थी, कभी चुप नहीं बैठती थी। इसी बीच डोरबेल बजी। उर्मिला ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सुनो सुनो सुनो, एक सूचना। अभी कुछ ही देर में रियासत भूपेंद्रपुरी, मालिकाए बवाल, हुड़दंगों की रानी, सबके दिलों पर राज करने वाली तूफानी तहजीब के साथ दरबार में पधार रही हैं। महारानी वैशाली का इस्तकबाल हो। और जैसे ही वैशाली अपने हस्बैंड शिवम के साथ सामने आई तो बच्चों और बड़ों में एक खुशी का हुड़दंग फूट पड़ा। बच्चे तो मासी मासी का राग लगाकर उसके आगे पीछे घूम रहे थे। सबसे गले मिलने के बाद जब वैशाली अपनी चेयर पर बैठी तो जैसे उसकी आंखें भर आई थी, खुशी जाहिर हो रही थी। अरे बेटा शिवम, पकौड़ी और लो ना। बस बस पापा जी, वैशाली ने ठूस ठूस कर राजमा चावल खिलाए मेरे को। ये तो राजमा चावल की दीवानी है, शांति ने उसको गले लगाते हुए कहा था। दी ने कहते हुए वैशाली को एक चुम्बी भी ली थी। पापा, मैं और शिवम आपसे कुछ कहने आए हैं। हाँ बेटा, कहो ना। नवीन भाई साहब को तो आप जानते होगे, देखा है ना आपने तो। कौन नवीन? अच्छा, वो मैनेजर जो हैं। हाँ हाँ पापा, वही। उनके घर वाले उर्मी दी का हाथ मांग रहे हैं। उनके ही कहने पर मैं यहाँ आई हूँ। अरे तो मुझसे क्या पूछती हो, अपनी दी से बोलो। मैं तो सभी से बोल रही हूँ। क्यों दी, आप बोलो। वैशाली ने उर्मिला से जानना चाहा। मुझे क्या पूछते हो, जो आप सबको अच्छा लगे। इतना सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पर एक शर्त पर। उर्मिला ने इतना कहकर सबके हंसते हुए चेहरों पर प्रश्न चिन्ह सच चस्पा दिया था। कैसी शर्त बेटा, पापा ने पूछा। शामिल होने वाले सभी मेहमानों में उन्हें ज़रूर बुलाया जाए जो प्रतापगढ़ से मुझे देखने आए थे और ये कहकर गए थे कि मुझसे शादी करके वो हमारे सारे परिवार पर एहसान कर रहे हैं। उर्मी तुनक कर बोली थी। अब छोड़ो बेटा, क्यों ऐसे लोगों के मुंह लगना, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ। पापा ने इतना कहकर बात को टालना चाहा। पर मेरा दुख समझ सकते हो आप, क्योंकि आप मेरे पापा हैं। आप एक दिव्यांग बेटी के बाप हैं जिसने मुझे ये कभी महसूस भी नहीं होने दिया। आपने और माँ ने, घर के सभी सदस्यों ने मुझे एक नई हिम्मत भरी। हर पल हर दिन एक नई सीख दी। हम तीनों बहनों में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। तो समाज के इन दिमाग से अपंग लोगों को किसने हक दिया कि वो किसी की बेटी के बारे में ये सब कहें। वैशाली, तू भी अपने देवर जी से और सभी घर वालों से पूछ लेना। अगर वो भी इसी तरह का एहसान करना चाहते हैं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा एहसान जिसमें दबकर मेरा सारा परिवार रह जाए।
एक तरफ झूठा नारा नारी का सम्मान, दूसरी तरफ दहेज लेकर शादी करने का एहसान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह लालच हटाओ दहेज मिटाओ। जब तक ऐसा नारा सबकी समझ में नहीं आता तब तक लोग एक दूसरे को अपमानित करते रहेंगे। ये कैसी आज़ादी है जो कोई किसी के बारे में कुछ भी कह डाले। मैं ऐसे घिनौने लोगों का बहिष्कार करती हूँ, पुरजोर बहिष्कार करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, मेरी कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।